हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी सेट का जो आपका लास्ट टाइम का एग्जाम हुआ था 2023 में। तो इसमें टोटल आपका पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए आपका जीएस और वो सब रहता है। पार्ट 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो ये आपका 51 से लेकर के 150 के बीच में ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके हमने 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया, 25-25 करके हम 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है। इसमें आपका 51 से लेकर के जो आगे इसके टोटल 25 क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फेस ऑफ सिस्टर्नी फॉर्मिंग डिक्टियोसोम इज हैविंग। डिक्टियोसोम जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कह रहा है कि जो सिस्टर्नी फेस होती है, जो डिक्टियोसोम बना रही होती है, उसमें ये नीचे फेस दिए हैं, प्रोक्सिमल, डिस्टल, प्रोक्सिमल फेस, जनरली कॉन्वेक्स। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आप यहां पर देखिए जरा, द फेस ऑफ सिस्टर्नी फॉर्मिंग डिक्टियोसोम इज द सिस फेस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो फेस होती हैं, एक सिस फेस होता है और दूसरा होता है ट्रांस फेस। तो जो सिस फेस होता है वो आपका क्या बनाता है, डिक्टियोसोम बनाता है। और ये आपका होता है कैसा, कॉन्वेक्स होता है। इसी का दूसरा नाम होता है फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। तो आप एक चीज समझ गए कि आपका क्या होगा, सिस फेस होगा और कॉन्वेक्स होगा। तो यानी कि जो सरफेस डिक्टियोसोम बना रही होगी वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी। अब आप यहां पर एक कंफ्यूजन है कि प्रोक्सिमल होगा या डिस्टल होगा। तो अब आप इसे में से समझिए, जैसे ये आपका ईआर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका ईआर है। तो ईआर के जस्ट आगे ही आपका क्या होता है, गोल्जी होता है। तो जो ईआर के पास में है, पास में पी आता है ना, तो पास से पी मतलब प्रोक्सिमल और दूर दूर मतलब डी, तो डिस्टल। तो जो ईआर के पास में है वो आपका प्रोक्सिमल है और जो इस तरफ है वो आपका क्या है, डिस्टल है। तो जो आपका प्रोक्सिमल फेज होता है उसी को हम लोग सिस फेज भी नाम देते हैं। और ये आपका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसी का दूसरा नाम होता है क्या, फॉर्मिंग फेज। The cis phase is the receiving phase of the Golgi complex where vesicles from the ER empty their content। यानी कि जो ER से वेसिकल बनेंगी वो इस वाले एरिया में फ्यूज हो जाएंगी और अपने कंटेंट को गोल्जी में गिरा देंगी। तो ये आपका सिस फेज हो गया, इसी को प्रोक्सिमल फेज बोलते हैं। ये आपका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, फर्स्ट। हम कुछ और पॉइंट भी जरा देख लेते हैं। The Golgi apparatus is an organelle found in most cells that is responsible for sorting and packaging substances. It has two phases। दो फेज होते हैं इसमें, एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज जो होता है वो आपका रिसीविंग फेज होता है, where vesicles from the ER empty their content। सिस फेज जो है ER के पास वाली फेज है जहां पर ER का कंटेंट रिलीज किया जाएगा। और जो ट्रांस फेज होती है वो ER से जो दूर की तरफ जो फेज होती है, ये वाली फेज हो गई। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फेज जो है ये आपकी क्या होती है, ट्रांस होती है। The phase through which vesicles leave the Golgi apparatus। यहां से क्या होगा, गोल्जी से वेसिकल्स बनेंगे और जाकर के मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर फ्यूज होती हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है वो ट्रांस है और जो ईआर के पास में है वो आपका कौन सा फेज है, सिस फेज है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए दो पार्ट हो गए, एक आपका प्रोक्सिमल हो गया और एक आपका डिस्टल हो गया। प्रोक्सिमल जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स होगा और डिस्टल जो होता है वो आपका कॉन्केव होगा। जो इसके अदर नाम क्या क्या है, तो प्रोक्सिमल फेज को हम लोग सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। और जो हमारा डिस्टल फेज होता है उसे हम लोग ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे इनका नाम बदल के पूछ ले, फॉर्मिंग फेज पूछ ले या फिर मैच्योरिंग फेज पूछ ले, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फंक्शंस की बात करते हैं तो जो प्रोक्सिमल फेज होता है ये ईआर से जो वेसिकल्स बन के आती है उनको रिसीव करने का काम करता है। वहीं जो आपका डिस्टल फेज होता है ये क्या करता है, जो गोल्जी से वेसिकल रिलीज होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के फ्यूज होती हैं, वो यहाँ से डिस्टल से निकलती हैं। अब आप देखिए आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस होता है। तो केव मतलब होता है गुफा और गुफा अंदर की तरफ गहरी होती है। तो जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो बन रहा होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर कहीं भी बनेगा तो ये आपका कॉनकेव हो गया। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो जो इस तरफ की सर्विस होगी ये आपकी क्या होगी, कॉन्वेक्स हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपका हो गया एक सेल का स्ट्रक्चर जो भी हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। ये गोल्जी है आपका, इसी का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। ये आपका गोल्जी हो गया। ये वाला फेज जो है ये आपका सिस है और ये जो इस तरफ फेज है ये आपका क्या है, ट्रांस है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है राइबोफेरेंस आर। राइबोफेरेंस क्या है, तो आप जरा यहाँ पे समझ लीजिए।
राइबोफेरिन का है या राइबोफोरिन है, बात तो वो एक ही है, यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इनका प्रॉब्लम रहा है। राइबोफोरिन आर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर फाउंड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर जिसे हम लोग आरईआर नाम देते हैं। तो दो तरह की ईआर होते हैं, एक आरईआर होता है और एक एसईआर होता है। इस वाली इमेज में आप देखेंगे तो जो ईआर जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के जस्ट पास में होगा, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, वो आपका आरईआर होता है। लेकिन जो आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर देखिए ये स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो वो आपका होता है क्या, एसईआर। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो आपके राइबोफोरिन्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आरईआर पर होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आरईआर पर कौन पाया जा रहा है, राइबोफोरिन कहां पाया जा रहा है, आरईआर पर पाया जा रहा है। इसका फंक्शन होता है राइबोफोरिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग राइबोसोम। जैसे मान लीजिए ये समझिए ये आपका ईआर है, ठीक है, यहाँ पे आपका राइबोफोरिन प्रेजेंट है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो राइबोसोम आएंगे वो आकर के इसी राइबोफोरिन पर बाइंड करते हैं, और ये को ट्रांसलेशनल प्रोसेस में भी रोल प्ले करते हैं दैट डिपेंड ऑन दिस इंटरेक्शन, जो ये राइबोफोरिन के साथ में इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे। पूछ रहा था कि राइबोफोरिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, पिगमेंट है, ऑलिगोसैकेराइड है, लिपिड है। तो आपको पता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राइबोफोरिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपका ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ये क्या है आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। अगली बार अगर आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन है, पेरिफेरल है, तो कैसा है ये, ट्रांसमेम्ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच टाइप ऑफ हिस्टोन आर वेरी सिमिलर इन डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि हमें पता है कि हिस्टोन जो है वो 5 तरह के होते हैं, 2 पार्ट में जिन्हें डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका, जैसे आपने यहां नोट किया, हिस्टोन, ठीक है। एक हो गया आपका कोर स्टोन और दूसरा आपका होता है लिंकर स्टोन। कोर स्टोन जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर मतलब 8 होते हैं। तो ये आपका इसमें H2A, H2B, H3 और H4, और जो आपका लिंकर स्टोन होता है ये आपका H1 होता है। इन सबकी 2-2 सब यूनिट होती हैं, 2 H2A की होंगी, 2 H2B की होंगी, 2 H3 की होंगी और 2 H4 होंगी। जब इन चारों को हम जोड़ देंगे तो 2 चौके 8 होता है। तो यानी कि ये क्या होता है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जनरली सब में कॉमन पाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा H2A, H4 और H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर डायग्राम भी देख लीजिए। तो जैसे हमने ये हिस्टोन ऑक्टामर का डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें H2A, H2B, H3, H4 ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। और लिंकर हिस्टोन का काम क्या होता है, ये जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग H1 नाम देते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है, और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं या चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो आयन का साइज पर डिपेंड करेगी कि अगर साइज छोटा है तो वो आसानी से मूव कर जाएगा, और साइज अगर बड़ा है तो वो आसानी से मूव नहीं करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात मतलब करें तो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जो होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा, वो आसानी से मूव कर जाएगा, और जो वाटर सॉल्युबल होगा वो आसानी से मूव नहीं करेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड पर भी डिपेंड करता है। चार्ज कितना है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, अगर न्यूट्रल है तो मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं मैंने। तो द सोडियम पोटेशियम पंप वाज डिस्कवर्ड इन 1957। ये कब डिस्कवर किया गया था, 1957 में। और जो डेनिश साइंटिस्ट थे जीनस क्रिश्चियन स्काउ, हु वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन 1997 फॉर हिज वर्क, जिस काम के लिए इनको 1997 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखिए डिस्कवर किसने किया था सोडियम पोटेशियम पंप, ये किया था जेन्स क्रिश्चियन स्काउ। अब देखिए आपको यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि मैकेनिज्म पूछी गई थी कि इसकी मैकेनिज्म किसने डिस्कवर की थी।
तो हॉटकिन एंड कैनेस वर रिसर्चर हु डेवलप ए मॉडल दैट एक्सप्लेन हाउ पोटेशियम आयन मूव्स थ्रू ए लॉन्ग नैरो पोर। तो अब आप देखिए आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका दिया गया है हॉटकिन एंड कैनेस, ये आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following organism has the biggest percentage of unsaturated phospholipid in their membrane? अब देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब होता है जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं उनकी बाइलेयर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्लोज पैकिंग पाई जाती है, कोई भी गैप नहीं होता। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब मोनोलेयर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनमें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आपको इस तरह के कुछ गैप्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के गैप वहां पर दिखाई देते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, दो कंडीशन है, वे एनिमल जो कोल्ड रीजन में रह रहे होते हैं और वे एनिमल जो है जो हीट वाले रीजन में रह रहे होते हैं, गर्म रीजन में रह रहे होते हैं। तो जब कोल्ड रीजन में है तो वहां क्या होगा कि अगर मेम्ब्रेन क्लोज पैक हो जाएगी तो डिफ्यूजन और ये सब रुक जाएगा। तो वहां पर क्या होता है कि उनकी मेम्ब्रेन में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं। अब सीधा सीधा आप एक लाइन में समझ लीजिए, जो कोल्ड रीजन में रहेंगे उनकी मेम्ब्रेन को क्लोज पैकिंग से रोकना है, तो वहां पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाएंगे। ठीक है, और जो हीट वाले या जो डिजर्ट रीजन में रहेंगे तो वहां पर उनकी मतलब मेम्ब्रेन लिपिड ज्यादा दूर ना चले जाएं, उसको रोकना है, तो वहां पर आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब देखिए आप ऑप्शन आपसे क्या दिए गए हैं, एंटार्क्टिक फिश, डिजर्ट स्नेक, ह्यूमन बींग, पोलर बियर। तो ह्यूमन बींग नहीं होगा, डिजर्ट स्नेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके कैसे पाए जाएंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स में आपके मिक्स होते हैं और जो डिजर्ट स्नेक होते हैं वहां पर आपके सैचुरेटेड पाए जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एंटार्क्टिक फिश हो गया और दूसरा हो गया पोलर बियर, दोनों ही ठंडे रीजन में पाए जाते हैं। तो अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से डिस्क्रिमिनेशन करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंटार्क्टिक फिश की। तो एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। तो सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एंटार्क्टिका है। तो जो सबसे ठंडा होगा वहां पर अनसैचुरेटेड का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का परसेंटेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड इन देयर मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एंटार्क्टिक फिश। आगे देख लेते हैं हम। The average temperature in the interior throughout the year is about -57 degrees Celsius, with the minimum temperature being is -90 degrees Celsius, यानी कि माइनस में 50 और माइनस में 90 तक रहता है during the winter season. Although the coast is warmer and temperature can reach a maximum of between -2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड during the summer. समर में यहाँ पे टेम्परेचर जो है -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। तो ये पॉइंट आपने देखे। अगर आपको इस पॉइंट को डिटेल में मतलब चेक करना है कि क्या कैसे ये वर्क करता है, तो आप बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे मैंने लिपिड पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस किया, वहां पे जाकर के एक बार आप चेक कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, एंटार्क्टिक फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर इज टर्म एज। जो नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर है उसे क्या नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। जो नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रोथ रेट नाम देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका क्या, ग्रोथ रेट, विच इज रेसिप्रोकल टू द जनरेशन टाइम। द जनरेशन टाइम इज द टाइम इट टेक्स फॉर ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन टू डबल। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में जो समय लगेगा उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, जनरेशन टाइम। अब आप देख लीजिए, ये आपका मतलब बैक्टीरिया का जो ग्रोथ फेज होता है वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी लैग फेज होती है, इसमें नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल्स है, इसमें कोई इंक्रीज नहीं होता है। फिर लैग के बाद लॉग आता है, लॉग फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। एकदम से देखिए यहाँ से मूव करके कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेशनरी आता है, यानी कि फिर आपके स्टैटिक हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, और फिर आपका आएगा डिक्लाइन, यानी कि उसके बाद उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 फेजेस हो गई, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या है, ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पर सारी बात की गई, तो वो की गई है पार्शियल कोफिशिएंट की,
तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में पार्शियल कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ये पार्शियल कोएफिशिएंट आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो पार्शियल कोएफिशिएंट होता है, उसी का दूसरा नाम होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये एक रेशियो होता है दैट कंपेयर्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इनटू टू इमिसिबल सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पर दो इमिसिबल कंपोनेंट का जो कंपेयर होता है या रेशियो होता है कंसंट्रेशन का, उसको क्या नाम देते हैं, पार्शियल कोएफिशिएंट देते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन टू फेज सिस्टम यूनिटलेस। तो ये आपका क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि जो टू फेज सिस्टम में जो कंपाउंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अब आप देखिए जरा कि क्या फॉर्मूला रखेंगे। द पार्शियल कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक फेज एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, concentration of drug in organic phase divided by concentration of drug in aqueous phase is the solute as the ratio concentration in two phases। देखो जो ये आपका P हो गया, आप देखिए यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होगा, concentration of drug in organic phase divided by concentration of drug in aqueous phase। अब आप ऑप्शन मैच करिए जरा। तो पार्शियल कोएफिशिएंट इज मोस्ट सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑलिव ऑयल एंड वाटर। हाँ, ये ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है, जब हम कभी पार्शियल कोएफिशिएंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसको चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था द पार्शियल कोएफिशिएंट कैन बी मेजर्ड बाय मिक्सिंग दिस सॉल्यूट विद एन ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट है द पार्शियल कोएफिशिएंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द ऑयल डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन इन द एक्वस फेज। अब देखिए ये आपका ऑयल जो हो गया ऑर्गेनिक हो गया और ये हो गया क्या आपका एक्वस। तो क्या कह रहा है, पार्शियल कोएफिशिएंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द ऑयल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। तो हाँ, ऑर्गेनिक फेज को अगर हम एक्वस फेज से डिवाइड करेंगे तो हमारा पार्शियल कोएफिशिएंट आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो आपको पता है कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ये वाले ऑप्शन में आपका जा रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आपका जो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। और 4 ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। द पार्शियल कोएफिशिएंट इंश्योर द फ्रीज फ्रैक्चरिंग। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, जब हम पार्शियल कोएफिशिएंट डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसको हम डिटेल में एक बार फिर से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया है इन विच अमंग द फॉलोइंग डज एन फॉर्माइल मेथियोनिन टीआरएनए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब देखिए 2 तरह के टीआरएनए हो गए, एक हो गया मेट टीआरएनए, मेट मतलब मेथियोनिन, और दूसरा आपका हो गया एफ मेट। तो एफ मेट होता है आपका ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और मेथियोनिन जो होता है ये आपका यूकैरियोट्स में पाया जाता है। एक थ्योरी है जिसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। उसके अनुसार क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया, उसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सारे क्या थे, पहले बैक्टीरिया थे, बाद में यूकैरियोटिक सिस्टम ने इसके साथ में सिम्बायोसिस कर ली। तो इनमें जो इनिशिएशन जो टीआरएनए या जो इनिशिएशन पहला अमीनो एसिड होता है वो फॉर्माइल मेथियोनिन होता है। अब आप करेक्ट ऑप्शन देखिए, यू बैक्टीरिया आपका हो गया आपका सही है, यूकैरियोट्स तो नहीं, तो यूकैरियोट्स में नहीं होता है। यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो हाँ आपका ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आर्की बैक्टीरिया, यूकैरियोट, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। यूकैरियोट्स, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो आपका फॉर्माइल मेथियोनिन इनिशिएशन पहला टीआरएनए है जो फॉर्माइल मेथियोनिन को लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे इन रिलेशन टू जेनेटिक कोड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो आपके 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, अंबर और ओपल, यानी कि UAA, UAG और UGA। UAG को हम लोग UAA को हम लोग नाम दे रहे हैं और, तो UAA देखिए यहां पर आपका दिया गया है क्या, और UAG को हम लोग नाम दे रहे हैं अंबल, और UGA को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, ओपर, या फिर इसको UMBER से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AMBR है तो वो UAG है। तो देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या जा रहा है, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। UAA, UAG, UGA और अंबर ओपल, और अंबर ओपल OAO, जो उसकी मूवी थी ना गोलमाल 3,
उसमें वो बोलता है ना ओ आई ए, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे याद रखना है आपको ओ ए ओ, ये आपका हो गया क्या, कोडॉन टर्मिनेशन। यूएजी यूएए यूएजी यूजीए, तो अंबर और ओपल ये आपके 3 टर्मिनेशन कोडॉन है। नेक्स्ट तरफ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है द ट्रांजिशन बिटवीन लिटिक एंड लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लैम्डा फेज इज ड्यू टू, कह रहा है कि जो ट्रांजिशन होता है, मतलब लिटिक से लाइसोजेनी और लाइसोजेनी से लिटिक में जाना, वो किसकी वजह से होता है। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के बीच में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल चलती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबल जीन जो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल में, जैसे लैम्डा रिप्रेसर जीन होता है वो आपको लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं जो आपका क्रो जीन होता है ये आपका लिटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज ए tightly regulated process that involve the integration and excitation of the phase chromosome into and out of the bacterial chromosome। तो ये कैसा रिकॉम्बिनेशन है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है जो ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिटिक और लाइसोजेनिक फेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये एक न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर जो बेस वो होता है मैकेनिज्म होती है, उसका जब नॉन फंक्शनिंग हो जाती है तो आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोसा डिजीज हो जाती है। ए जेनेटिक डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, ये यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बता दिया कि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज आर एक्सट्रीमली लाइट सेंसिटिव एंड रेयरली डेवलप सनलाइट इंड्यूस्ड स्किन कैंसर, और उनमें स्किन कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फेलियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, ये किस रिपेयर सिस्टम के फेलियर की वजह से होता है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, बेस एक्सेशन रिपेयर, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और मिसमैच। तो जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होता है वो आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर जो होता है जब ये नॉन फंक्शनल हो जाता है या फिर इसमें फेलियर हो जाता है इसका, तो जिसकी वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट जाने वाला है। यहाँ पे जरा कुछ और पॉइंट देख लीजिए, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा इज ए रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव, कैसा डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव जीनोडर्मेटोसिस डिसऑर्डर है दैट रिजल्ट ड्यू टू म्यूटेशन इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोसा डिजीज हो जाती है। द कंडीशन कैरेक्टरिस्टिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड सीवियर फोटोसेंसिटिविटी, लाइट से सेंसिटिव हो जाएंगे वो इंडिविजुअल, ये आपने क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। स्किन पिगमेंटरी चेंजेस, मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप हो जाएंगे सनलाइट और रेडिएशन की वजह से, एंड ओकेशनली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन, ये जैसे यहाँ पे बोला गया था न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। तो ये इसकी मतलब कंडीशन हो गया कि जब ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होगा तो क्या क्या डिसऑर्डर आपको या क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, ये भी आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा का जो है वहां से क्वेश्चन है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन है जो सेम टॉपिक से पूछा गया है। इसमें 2 जीन होते हैं, एक आपका एन होता है और क्यू होता है। तो इसमें पूछा गया है एन एंड क्यू प्रोटीन इन लैम्डा फेज ये क्या है, बोथ आर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर फैक्टर, ठीक है, बोथ आर एंटी टर्मिनेटर फैक्टर, बोथ आर अटेन्युएशन फैक्टर, एंटी टर्मिनेशन फॉर इमीडिएट अर्ली जीन एंड डिलेड अर्ली जीन इज डन बाय प्रोटीन Q and protein N respectively. So the N and Q protein in lambda phase are both anti-terminator protein that regulate gene expression by modifying RNA polymerase. तो ये आपका जो Q जीन द्वारा जो बन रहा है वो आपका Q प्रोटीन होता है, और N जीन द्वारा जो बन रहा होता है वो आपका N प्रोटीन होता है। दोनों ही क्या होते हैं, एंटी टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं। अब देखिए जब हम लोग जीन डिस्कस करेंगे, जब हम ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा का लेक्चर लेंगे तो वहां पर बताएंगे कि जिन जीन का एक्सप्रेशन पहले होता है, जैसे आपका यहाँ पर ये CL और क्रो जो है ये पहले एक्सप्रेस हो रहा है, तो इनको हम लोग नाम देते हैं क्या, अर्ली जीन। और जो बाद में एक्सप्रेस होंगे जैसे आपका ये P और Q ये हो गए तो इनको हम लोग नाम देते हैं डिलेड। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये क्या है कि दोनों ही क्या है, एंटी टर्मिनेशन फैक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन इकोलाई which among the following enzyme relaxes DNA by increasing the linking number, कि कौन से जो टोपोआइसोमरेज है जो लिंकिंग नंबर को इंक्रीज कर रहा है डीएनए को रिलैक्स करके। तो यहाँ पर देखिए आपका
इन विट्रो टोपोआइसोमरेज 1 and type 3 catalytic similar reaction but with different preferences. Topoisomerase 3 is more efficient decatenating enzyme. Decatenating मतलब कि उसमें लिंकिंग नंबर को घटा रहा है. Where topoisomerase 1 is more efficient at relaxing supercoiling DNA. तो यहाँ पर रिलैक्सिंग की बात की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका टाइप 1 और टाइप 3 जाने वाला है. दोनों ही हैं जो रिलैक्स करते हैं, बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है. टोपोआइसोमरेज 3 मोर इफिशियंट होता है डीकैटिनेटिंग एंजाइम के लिए, जबकि टोपोआइसोमरेज 1 होता है मोर इफिशियंट एट रिलैक्सिंग सुपरकॉइलिंग डीएनए के लिए. तो आपका इसका आंसर जो है वो टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 जाने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर पूछा गया है mRNA, इसको फुल फॉर्म में माइक्रो आरएनए भी बोलते हैं, आर एसोसिएटेड. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो mRNA है वो किस चीज से एसोसिएटेड है. तो स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA तो नहीं. तो जब हम ये डिस्कस करेंगे mRNA और siRNA, तो वहां पर देखिए जो mRNA होता है, इनका काम जो होता है वो ट्रांसलेशन को ब्लॉक करते हैं. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे आपका ये mRNA का दिया हुआ है, ये mRNA को क्या करते हैं, डिग्रेड करा देते हैं. ठीक है, mRNA है यहाँ पे, इसको छोटे छोटे पार्ट में mRNA जो है उसको डिग्रेड करा देगा ड्रोसा और डाइसर की स्लाइसर एक्टिविटी के द्वारा. तो आप देखिए स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA नहीं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ कॉजिंग mRNA नहीं, ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA एंड कॉजिंग देयर डिग्रेडेशन. तो हाँ, ट्रांसलेशन को रोक दे रहे हैं और उसका डिग्रेडेशन भी करा दे रहे हैं. तो ये आपका जो बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट जाएगा. प्रोडक्शन ऑफ जर्मलाइन फ्रॉम ट्रांसपोजिबल एलिमेंट नहीं, रेगुलेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया है प्रोकैरियोटिक सिग्मा 32 फैक्टर फॉर आरएनए ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. तो सिग्मा 32 जो फैक्टर होता है प्रोकैरियोट्स में, इसके बारे में आपसे पूछा गया है. तो देखिए वहां पर एक सिग्मा सब यूनिट पाई जाती है जो जैसे मान लीजिए कोई अंधा आदमी होता है ना, तो उसके हाथ में जो लाठी रहती है, तो उसी तरह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके पास में सिग्मा फैक्टर होता है. आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पर जाकर के कहाँ बाइंड करना है ये डिसाइड करता है सिग्मा फैक्टर. तो ये कई सारे सिग्मा फैक्टर होते हैं, उनके बारे में हम जरा देख लेते हैं. तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर दैट एसोसिएटेड विद आरएनए पॉलीमरेज इंक्लूडिंग, जैसे सिग्मा 70, सिग्मा 54, सिग्मा 32, सिग्मा 19 और सिग्मा 24, सिग्मा 28 और सिग्मा 38. तो अब हमसे पूछा गया सिग्मा 32 के बारे में. सिग्मा 70 जो है वो आल्सो नोन एज हाउसकीपिंग सिग्मा फैक्टर. सिग्मा 70 को हाउसकीपिंग सिग्मा फैक्टर बोलते हैं. दिस इज द प्राइमरी सिग्मा फैक्टर इन मोस्ट बैक्टीरिया एंड रिक्वायर फॉर ऑल ग्रोथ कंडीशन. ये हाउसकीपिंग जीन के लिए होता है 70. 54 जो होता है वो आपका नाइट्रोजन लिमिटेशन सिग्मा फैक्टर होता है. सिग्मा 32 जो होता है वो आपका हीट शॉक होता है. अब देखिए आप ऑप्शन में मैच कराइए. इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोरुलेशन इन बैसिलस सबटाइटिलिस. तो बैसिलस सबटाइटिलिस के लिए नहीं है ये. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन. तो सिग्मा 32 जो है वो हीट शॉक सिग्मा फैक्टर होता है. तो हमारा जो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर इसका जाएगा. वहीं सिग्मा 19 जो होता है आल्सो नोन एज फेरिक सिट्रेट सिग्मा फैक्टर. दिस रेगुलेट्स द फैक्ट जीन फॉर आयरन ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म. Sigma 24 also known as extracellular protein sigma factor. This respond to extreme heat stress. 28 जो होता है वो फ्लैजेलर सिंथेसिस के लिए एंड कीमोटैक्सिस सिग्मा फैक्टर होता है. सिग्मा 38 जो होता है इसे हम लोग नाम देते हैं स्टारवेशन या स्टेशनरी फेज सिग्मा फैक्टर. कई सारे सिग्मा फैक्टर हैं जिनको आपको याद रखना है. हो सकता है अगली बार आपसे एग्जाम में सिग्मा 70 या सिग्मा 54 के बारे में पूछ ले, तो इस तरह से आप इन सारे फैक्टर्स को याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए लिपिड बेस्ड सेकेंड मैसेंजर. तो देखिए जो आपका जो सेकेंडरी मैसेंजर की जो सिग्नलिंग होती है, इसमें आपका क्या करता है कि PIP2 होता है फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट, इसको PLC जो है वो दो पार्ट में तोड़ देता है. एक IP3 होता है और एक डैग होता है. तो जो लिपिड बेस्ड सेकेंडरी मैसेंजर होता है ये आपका डैग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है, IP3 जाकर के ER की मेम्ब्रेन से बाइंड करता है और वहां पर जो कैल्शियम के चैनल है उनको ओपन करा देता है. तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा क्या, IP3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए. इसमें कहा गया है which type of cellular communication involve the transfer of small molecule
और आयंस डायरेक्टली बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो ये आपको याद रखना है कि गैप जंक्शन जो सिग्नलिंग होती है जो एनिमल्स में पाई जाती है, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं गैप जंक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है डेस्मोसोम्स आर सेल जंक्शंस दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एडेशन बिटवीन सेल्स, विच प्रोटीन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ डेस्मोसोम। तो यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एडिसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लेट बन रहा है, लिंकर प्रोटीन कैडहेरिन, और दूसरा है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट कैटेनिन और इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो आपसे पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैडहेरिन, इंटीग्रिन, सेलेक्टिन, कोलेजन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैडहेरिन जो है वो डेस्मोसोम का पार्ट है, तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, कैडहेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The CHEA protein in bacterial chemotaxis act as a CHEA प्रोटीन जो है वो किसकी तरह एक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया में कई सारी प्रोटीन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो CHE प्रोटीन आर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इन बैक्टीरिया that are part of a signal transduction pathway that control how a bacterial cell move, जो इसकी टैक्सिस को मूवमेंट करती हैं। तो यहाँ पे CHEA, CHEY, CHEB, उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे CHEZ, CHEW, CHEB, इस तरह से कई सारे प्रोटीन्स हैं। तो एक एक का रोल हम समझते हैं। आपसे पूछा गया CHEA के बारे में, अगली बार हो सकता है आपसे CHEY के बारे में पूछ ले, इसलिए मैंने सारे प्रोटीन्स को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। CHEA इज ए हिस्टिडीन प्रोटीन काइनेज दैट ट्रांसफर फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू इटसेल्फ। तो CHEA जो है वो क्या है, हिस्टिडीन प्रोटीन काइनेज। तो इसका ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाने वाला है। CHEA ट्रांसफर दी फॉस्फोरिल ग्रुप टू CHEY, ये CHEY पर फॉस्फोरिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। CHEY क्या है, ए प्रोटीन दैट बाइंड टू द फ्लैजेलर मोटर स्विच एंड कंट्रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल रोटेटिंग क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। CHEB है, ये आपका एक प्रोटीन है दैट अडॉप्ट टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई होता है उसको अडॉप्ट करेगा। CHEB इंटरेक्ट विद CHEA एंड रिसेप्टर सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। CHEB जो है वो ए से जो रिसेप्टर सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। वहीं पे CHEZ जो है वो ए प्रोटीन दैट एंटागोनाइज CHEY फंक्शन, ये Y के फंक्शन को एंटागोनाइज करता है यानी कि अपोज करता है। CHEZ एक्सेलरेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉस्फेट ऑन CHEY। CHE जो Z है वो Y पर जो आपका फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस है उसको बढ़ाता है। CHEW जो है वो एक कोर कंपोनेंट ऑफ द कीमोटैक्सिस सिस्टम है। CHEW इज यूजुअली लोकेटेड नियर ए कीमोटैक्सिस जीन क्लस्टर दैट कंटेन ए CHEA जीन। CHEB की अगर हम बात करते हैं तो एक कपलिंग प्रोटीन दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर CHEW in some bacteria. CHEV gene are often distributed in genomics location that are distinct from chemotaxis gene cluster. तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में जो इसकी कीमोटैक्सिस है, कौन कौन से जीन वहां पर किस तरह से आ रहे हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अदर CHE प्रोटीन भी पाए जाते हैं जैसे TSR प्रोटीन, टार प्रोटीन, TRG एंड टैप। The chemotaxis system converts sensory information into an analog signal that control the probability of motor switching. तो ये एक पूरी सिग्नलिंग है जिसको हम कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो आपका CHEA जो है वो एक हिस्टिडीन प्रोटीन काइनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का पार्ट है। तो यहां पर देखिए नर्व सेल ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल टू ए मसल। तो देखिए यहाँ एक नर्व सेल है और मसल सेल दूसरी सेल है। तो जो ऑटोक्राइन में पहली बात समझ लीजिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सिग्नल रिलीज करे और यही सेल क्या करे, इस सिग्नल को रिसीव कर ले। इस तरह की सिग्नलिंग को हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, तो नर्व सेल एक दूसरी सेल है, मसल सेल दूसरी सेल है, तो ये ऑटोक्राइन का पार्ट नहीं है। हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज अफेक्टिंग लिवर। तो पैनक्रियाज का हार्मोन है, लिवर को अफेक्ट कर रहा है, तो ये भी ऑटोक्राइन नहीं है। सेंसरी रिसेप्टर सेल इन द आई रिस्पॉन्सिबल टू लाइट स्टिमुलस। तो जो लाइट स्टिमुलस यानी कि लाइट स्टिमुलस दूसरा है, लाइट स्टिमुलस आंख के द्वारा रिलीज नहीं किया गया, लाइट कहीं और से आ रही है, आंख जो है वो उसको रिसीव कर रही है, तो ये ऑटोक्राइन का पार्ट नहीं है। कैंसर सेल रिलीज ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट देयर ऑन ग्रोथ, यानी कि ये कोई एक कैंसर सेल है, ये ग्रोथ फैक्टर को रिलीज की और ये इसी की ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो ये एक आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का पार्ट है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है ट्यूमर सप्रेशन जीन
play a crucial role in preventing the development of cancer. Which of the following is an example of a tumor suppressor gene? तो ट्यूमर सप्रेसर जीन वो जीन्स होते हैं जो कैंसर को होने से रोकते हैं, यानी कि जो कैंसरस सेल होती हैं उनको सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ और कैंसरस जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जैसे BRCA1, BRCA2 ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिपेयर करने का काम करता है। P53 सेल साइकिल अरेस्ट करता है और डीएनए रिपेयर करता है। P10 मॉड्यूलेशन करता है सेल प्रोलिफरेशन के लिए। प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा PRP जो आपका ये ट्रांसक्रिप्शनल को रिप्रेसर होता है। PARP जो होता है वो डीएनए बेस्ड एक्सरसाइज रिपेयर है। CIP2A जो है वो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A को इनहिबिट करता है। RSK जो है ये आपका काइनेज है। TTK और HMPS1 ये आपका सेरिन थ्रेओनिन काइनेज है जो इन्वॉल्व होता है माइटोटिक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट में। तो ये सारे जीन जो है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। आपको टेबल याद रखनी है, हो सकता है कि आपसे अगली बार किसी और के जीन के बारे में पूछ ले। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था एग्जांपल ऑफ ए ट्यूमर सप्रेसर, तो P53 जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी। CIP2A का फुल फॉर्म हो गया कैंसरस इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। PARP का हो गया पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज। P10 का हो गया फॉस्फेटेज एंड टेंसिन और RSK का हो गया राइबोसोमल SK काइनेज। तो ये इनके फुल फॉर्म हो गए। ये सारे जीन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विच पेयर ऑफ जीन कॉमनली इम्पार्ट इन डीएनए डैमेज मैकेनिज्म। तो देखिए डीएनए डैमेज दो तरह का होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज होता है और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज होता है। तो देखिए दो प्रोटीन होते हैं, एक ATM होता है और एक ATR होता है। तो ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए डैमेज मैकेनिज्म में। तो ATMR and ATR kinase that detect DNA damage and signal the need to pause the cell cycle to repair the damage। जैसे मान लीजिए सेल साइकिल चल रही है, यानी कि एक सेल से दो सेल में डिवीजन का काम चल रहा है। किसी दौरान उन्होंने देखा कि डीएनए में कोई डैमेज हो चुका है। मान लीजिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो मान लीजिए इसके दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो गए थे, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे केवल एक स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है। तो ये डिटेक्ट करते हैं कि डीएनए में डैमेज हुआ है, तो ये सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे या पॉज करेंगे कुछ देर के लिए, पहले उस चीज को रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद में सेल साइकिल स्टार्ट होती है। तो ATM जो है वो एक्टिवेटेड बाय डीएनए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। ATM जो है वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को डिटेक्ट करता है सच एज दोज कॉज बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो किसके द्वारा कॉज किए होंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा। वहीं ATR जो है वो एक्टिवेटेड बाय डीएनए लीजन दैट कॉज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सच एज दोज कॉज बाय UV लाइट और स्टार्ट रेप्लिकेशन फॉर। तो ATR जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज को डिटेक्ट करता है और ATM जो है वो डबल स्टैंडर्ड को। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ATM एंड ATR। तो C ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल इज। तो देखिए जो हमारा इम्यूनोलॉजी है उसमें हम पढ़ते हैं कि तीन तरह के APCs पाए जाते हैं। APCs मतलब आपका हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो वो सेल्स क्या करते हैं, उस एंटीजन को इनगल्फ करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसको जो APCs होती है वो ले जाकर के जो हमारा T सेल्स होती हैं उनको प्रेजेंट कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन हमारे पास सेल हैं, एक डेंड्राइटिक सेल होता है, मैक्रोफाज होता है और बी सेल होता है। ये तीन सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में एज APCs की तरह वर्क करते हैं। इनका काम क्या होता है कि एंटीजन को प्रेजेंट करना होता है T सेल को। तो ये आपका प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू T सेल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट जाने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन है। जो एजिंग की स्टडी होती है उसे क्या नाम देते हैं, तो एजिंग मतलब समझ लीजिए जवानी से बुढ़ापे की तरफ जो प्रोसेस बढ़ रहा होता है उसे हम लोग एजिंग नाम दे रहे हैं। तो जो जवानी से बुढ़ापे की तरफ जो बढ़ रहा है इसकी जो स्टडी की जाती है कि कैसे कोई जवान से बूढ़ा हो रहा है, उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, जिरोंटोलॉजी। एंटोमोलॉजी प्लांट से रिलेटेड है और एम्ब्रियोलॉजी जो ह्यूमन जो एम्ब्रियोज होते हैं जो यूट्रस के अंदर होते हैं उनसे रिलेटेड है। जूलॉजी जो है जिसमें जो मतलब एनिमल्स की स्टडी की जाती है उसे जूलॉजी नाम देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, जिरोंटोलॉजी जो है वो आपका एजिंग से रिलेटेड है। जिरोंटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका RPSC या फिर MPSC के किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये आपके आज के हो गए 75 क्वेश्चन में, जो 100 क्वेश्चन से उसमें से 25 हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको क्या इसमें और इनपुट चाहिए या और क्या चीज एक्स्ट्रा जो आपको नहीं समझ में आई वो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम उसको इंप्रूव कर सकें। हो सकता है कि जल्दी 1-2 दिन में मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को
पूरा डिटेल में देख लीजिए और जो भी आपके फीडबैक हैं या और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।